तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है आपने उनको फैक्टराइज करके दिखाना है। फैक्टराइज करने का मीनिंग होता है किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना। यानी अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन मेंशन हो और आपने उसको फैक्टराइज करना हो तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप अपनी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएं, रिप्रेजेंट कर पाएं। अगर आप अपनी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो ही आप कह पाएंगे कि आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाया। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपने तमाम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, यानी उनको प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना है। तो यह हमारे पास हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है 3a² + 12a + 12, जिसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। तो आप इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को आप कह लें मिड टर्म ब्रेक, जिसको स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, उनसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। वो हमने D2 में पढ़ भी रखी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से इनको फैक्टराइज करना सीखेंगे, जिनको आप कभी कभार फॉर्मूलाज भी बोल देते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से हम किस तरह फैक्टराइज करते हैं, उसमें हम एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढेंगे जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मैच करती हो। उसी को यहाँ पर मेंशन करके, उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को जिसकी कोई एक साइड इसके साथ मैच कर रही होगी, उसी को यहाँ पर मेंशन करके हम उसकी मदद से इसको इजीली फैक्टराइज कर लिया करेंगे। लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करने से पहले आपने एक चीज देख लेनी है कि आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स मेंशन्ड है उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन मौजूद होगा तो बेहतर है कि आप वो कॉमन सेपरेट कर लें, उससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे आप देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a² के साथ 3 मेंशन है, और दूसरी टर्म में a के साथ 12 मेंशन है, और तीसरी टर्म में तो जस्ट 12 ही मेंशन है। अगर आप नोटिस करें इन तीनों नंबर्स को, ये 3 और ये दोनों जो 12 भी हैं, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर 3 मौजूद है, और 3 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। और जब भी आपकी एक्सप्रेशंस के अंदर तमाम टर्म्स में कोई ऐसे नंबर्स मेंशन हो जिनको डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर मौजूद हो और उससे बड़ा कोई और नंबर मौजूद ना हो जो कि उन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, उसी को आप कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली 3, 12 और 12 के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 कॉमन है, क्योंकि 3 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नंबर भी नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो इसलिए हम पहले 3 को कॉमन यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर 3 को किस तरह कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है। a² पहले टर्म में लिखा हुआ है, दूसरे में a लिखा हुआ है, तीसरे में नहीं लिखा हुआ। अगर तीनों टर्म में जैसी चीजें आएंगी तो ही हम कुछ कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं वेरिएबल या लेटर के केस में, अगर नहीं आएंगी तो और नहीं लिख सकते। तो जस्ट नंबर्स के केस में यहाँ पे 3 कॉमन है और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसलिए आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखें जो चीज बाहर एग्जैक्टली मौजूद होती है, जो बाहर लिखी जा चुकी होती है, उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इस 3 को देख सकते हैं, ये बाहर लिखी हुई है, तो आप इसको अंदर ना लिखें, जैसे यहाँ पे क्या लिख लें a², क्योंकि a² बाहर नहीं लिखा हुआ, ये आप चीजें जानते हैं कि जो चीज बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं होती उसको अंदर लिखते हैं, और जो होती है एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज आप यहाँ पर 3 का टेबल भी पढ़ सकते थे, ये जो बाहर कॉमन लिखा होता है आप इसी का टेबल पढ़ते हैं कि इसके टेबल में ये वाला नंबर कितने टाइम्स आता है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई टर्म ना बच रही होती तो यहाँ पे 1 ही लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर a² बचा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर 1 लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने एक प्रोसेस करना है, देखिए यहाँ पर 12 आ रहा है, तो इस 12 की जगह पे हमने यहाँ पे एक नंबर लिखना है। वो कैसे पता चलेगा कौन सा होगा, कि जो बाहर आपने नंबर कॉमन निकाला होगा आप उसका टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे उसके टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है। तो 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, तो 12 की जगह पे लिख देंगे 4। a बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं है तो उसको अंदर लिखना पड़ेगा, तो अंदर आ जाएगा a। आगे प्लस का साइन, अब ये 12 है, ये सिंगल टर्म है, अगेन बाहर वाला नंबर देखेंगे और देखेंगे 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे 4। तो नंबर्स को आपने इस तरह ट्रीट करना होता है, और यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज। अब जो राउंड ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बची है, इस पे आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, क्योंकि 3 तो जस्ट एक बार कांस्टेंट के तौर पे मौजूद है, उसको आपने इग्नोर कर देना है। अब आपने देखना है कि कोई ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसी की मदद से उसको फैक्टराइज करेंगे। तो उसको ढूंढने के लिए आपने पहले देखना है कि यहाँ पर टर्म्स किस तरह की लिखी हुई है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर 3 टर्म्स लिखी हुई है इस ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है आपने भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कहीं एक जगह पर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे 3 टर्म्स ही हों। दूसरी बात देखें, यहाँ पे तीनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन है, इसका मतलब आपने भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें तीनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन हो। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए पहली वाली टर्म पे तो पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, वो लिखी हुई है a² की फॉर्म में,
और जो लास्ट वाली टर्म है 4, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करें तो वो कितना होता है 4। यानी लास्ट वाली टर्म को भी किसी सिंगल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में या किसी सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी आप इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इससे पता चला आपने भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें 2 टर्म्स कम से कम ऐसी हो जिनके ऊपर इस तरह स्क्वायर लगा हुआ हो। चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें जो भी हमने स्टेप नंबर 3 में या आप कह लें पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करी, वो थी a स्क्वायर और 2 स्क्वायर। आप इसके पावर को इग्नोर कर दें, पावर को इग्नोर करें तो नीचे बचता है a, और इधर पावर को इग्नोर करें तो नीचे बचता है 2। इनको मल्टीप्लाई करें तो a मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, वो होता है 2a, और इसका डबल कर लें। किसी भी चीज का डबल करने का मतलब होता है उसको 2 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना। यानी आप इस 2a का डबल करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, आएगा 4a। तो आप नोटिस करिए कि 4a वाली टर्म भी यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इसका मतलब आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है कि जिसमें वो वाली टर्म जिन पे स्क्वायर मौजूद था, अगर उनका स्क्वायर इग्नोर कर दिया जाए और जो बाकी चीजें बचे उनको मल्टीप्लाई की जाए, जिस तरह मैंने यहाँ पर a को 2 से मल्टीप्लाई किया, और आंसर को डबल कर दिया जाए, जिस तरह 2a का डबल कर दिया, तो जो टर्म आए वो भी वहां पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी मौजूद हो, जैसे यहाँ पर 4a मौजूद है। तो अब इस तरह की कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है, तो बिल्कुल हम एक चीज अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एज वी नो, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये वाली है जो कि हमने पढ़ रखी है कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अगर आप नोटिस करें इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो ये राइट हैंड साइड है वो हमारी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मैच करती है और इन चारों चीजों को सेटिस्फाई करती है। देखिए यहाँ पर भी टोटल कितनी टर्म्स है, 3, हमारे पास भी टोटल 3 टर्म्स चाहिए थी। यहाँ पर हर टर्म के दौरान प्लस का साइन है, हमें भी यही चाहिए था।